नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और इंडियन पॉलिटी में 1919 का अधिनियम देख रहे थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और 1919 के अधिनियम में हमने 4 प्रोविजन देख लिए थे। सबसे पहले केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, जी हाँ, उच्च सदन राज्य परिषद, निम्न सदन केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित की गई। दूसरा प्रोविजन देखा था कि 1919 के अधिनियम में विषयों को 2 सूचियों में बांटा गया था, राज्य सूची जिसको प्रांतीय सूची और संघ सूची में डिवाइड किया गया था। 1919 के अधिनियम में विषयों को 2 सूचियों में बांटा गया था। तीसरा प्रोविजन देखा था प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। और चौथा देखा कि 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसको वर्तमान में यूपीएससी कहा जाता है, संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है, उसका गठन किया गया, उसका प्रोविजन किया गया। तो ये 4 प्रोविजन अपन देख चुके थे 1919 के अधिनियम के तहत। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं 1919 का एक्ट, उसमें अपन 4 प्रोविजन देख चुके हैं। उन्नीस सौ उन्नीस का एक्ट 4 प्रोविजन देखते हैं। 5वां प्रोविजन अब देखते हैं। जो 1919 का एक्ट था, 1919 का एक्ट था, इसकी यदि बात करें, इसमें सांप्रदायिकता, इस एक्ट में इसमें सांप्रदायिकता का दायरा बढ़ाया गया। सांप्रदायिकता का दायरा बढ़ाया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ाया गया। पूरा लिख देते हैं। इस एक्ट के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का, संप्रदाय के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया वो भी अभी समझा देते हैं। दायरा बढ़ाया गया। कैसे, अब इसको समझ लीजिएगा कि दायरा कैसे बढ़ाया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दायरा कैसे बढ़ाया गया। अब जानते हो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1909 के एक्ट के तहत। इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 का एक्ट। इसके तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 1909 के एक्ट में केवल मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले, उसमें भारत सचिव थे और मिंटो वाइसराय था। और भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत 1909 के एक्ट के तहत हुई। और भारत में सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को कहा जाता है। किसको? मिंटो को। क्योंकि 1909 के एक्ट में मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई थी, पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई। यहीं से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। यहां केवल मुस्लिमों के लिए थी। 1919 के एक्ट में, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का एक्ट, ठीक है, इसमें भारतीय ईसाइयों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, यूरोपियों के लिए, जो यूरोपीय समुदाय के लोग थे, यूरोपियों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, आंग्ल भारतीय जिसको बोलते हैं, एंग्लो इंडियन के लिए, सिखों के लिए, इनके लिए भी पृथक निर्वाचन की शुरुआत कर दी। यहां केवल मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन है 1909 में। 1919 में मुस्लिमों के तो है ही, इसके अलावा भारतीय ईसाई, यूरोपियो, एंग्लो इंडियन और सिख, इनके लिए भी पृथक निर्वाचन की शुरुआत कर दी। इनके लिए भी पृथक नहीं। तो सांप्रदायिकता का दायरा बढ़ा या घटा? बढ़ा। पहले केवल मुस्लिमों के लिए थी, अब इसमें 4 और आपको कम्युनिटी और ऐड कर दी, तो मतलब सांप्रदायिकता का दायरा बढ़ाया गया। ठीक है, तो 1909 के मुकाबले 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। संप्रदाय के आधार पर जो निर्वाचक प्रणाली थी उसका विस्तार किया गया। यहीं तक नहीं, आगे आएगा 1935 का एक्ट। 1935 का एक्ट, उसमें और दायरा बढ़ा दिया। उसमें दलितों, मजदूरों, महिलाओं, ठीक है, और आपको तय पारसियों के लिए अलग से व्यवस्था कर दी। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 के एक्ट के तहत हुई थी। 1919 में इसका दायरा बढ़ाया गया, 1935 में और बढ़ाया गया। तो 1909, 1919 और 1935
यहां से धीरे धीरे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार होता गया, इसका क्राइटेरिया बढ़ाते गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत है वो 1909 के एक्ट में हुई थी, मार्ले मिंटो एक्ट में। और मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। इस एक्ट के तहत, इस एक्ट में दायरा कैसे बढ़ाया गया? इस एक्ट में भारतीय ईसाइयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपीय, यूरोपियों, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, व सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी 1909 के एक्ट में तो केवल मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी। 1919 के एक्ट में इसका दायरा बढ़ा दिया, मुस्लिमों के साथ साथ, मुस्लिमों को तो पहले से ही थी, इसके साथ साथ भारतीय ईसाइयों, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन जिनको आंग्ल भारतीय कहा जाता, और सिख, इन संप्रदायों के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अलग से निर्वाचन, इसलिए कहते हैं कि 1909 के मुकाबले 1919 के एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ाया गया, इसका विस्तार किया गया, इसका विस्तार किया गया। क्लियर? तो ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन क्या किया गया इसमें? इसमें नेक्स्ट प्रोविजन किया गया, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से क्या कर दिया? अलग कर दिया। जो केंद्रीय बजट था, यूनियन बजट था, उसको स्टेट आपको बजट से क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण प्रोविजन था, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया। तो केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कब किया गया? 1919 के एक्ट में केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। और क्या प्रोविजन हुआ इसमें? इसमें एक और महत्वपूर्ण हुआ, इसमें यह कहा गया कि आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस की परीक्षा 1853 का एक एक्ट आया था, 1853 का एक्ट। इसमें कहा कुछ पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराया जाए, खुली प्रतियोगी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराया जाए। कौन से एक्ट में कहा गया कि जो उच्च पद है उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराया जाए? 1853 के एक्ट में कहा था कि बताओ प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए। 1853 के एक्ट में कहा था प्रतियोगी परीक्षाओं का क्या होना चाहिए? आयोजन होना चाहिए। बताओ ये कहां होती थी प्रतियोगी परीक्षा? लंदन में होती थी, ब्रिटेन में होती थी, लंदन में होती थी, लंदन में होती थी। ठीक है, पहली बार भारत में कराने की बात 1919 के एक्ट में कही गई थी। 1919 जो एक्ट अपन पढ़ रहे हैं उसमें कहा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भारत में भी होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कहां होना चाहिए? भारत में भी होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ किस एक्ट में कहा कि आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी होनी चाहिए। अब तक लंदन में होती आ रही है, लेकिन लंदन के साथ साथ भारत में भी होनी चाहिए। वो 1919 के एक्ट में कहा था कि आईसीएस की परीक्षा अब लंदन के साथ साथ भारत में भी कराई जाएगी। और पहली बार भारत में कब कराई थी? पहली बार भारत में 1922 में कराई थी। ठीक है, और कहां कराई थी? इलाहाबाद में कराई थी। कहां कराई थी? इलाहाबाद में कराई थी। तो पहली बार आईसीएस की परीक्षा भारत में कब हुई? 1922 में हुई। ठीक है, किस एक्ट के तहत हुई? 1919 के एक्ट के तहत हुई। कब हुई? 1922 में हुई। और कहां हुई? इलाहाबाद में हुई। ठीक है, इससे पहले आईसीएस की परीक्षा भारत में नहीं होती थी। यदि किसी भारतीय को आईसीएस की परीक्षा देनी होती तो वो लंदन जाता था। कहां जाता? लंदन। और आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? 1853 के एक्ट में आईसीएस की परीक्षा का आयोजन कराया गया और इसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया। आईसीएस की परीक्षा पहली बार पास की थी 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार
पहले भारतीय जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1864 में पास की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आईसीएस की परीक्षा पहले लंदन में होती थी, लेकिन पहली बार भारत में कराने की बात 1919 के एक्ट में कही गई थी, इसको भारत में भी कराई जाएगी। और पहली बार कराई कब? 1922 में इलाहाबाद में कराई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किस एक्ट में कहा कि आईसीएस की परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाएगा? 1919 के एक्ट में। इस एक्ट में आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस की परीक्षा का आयोजन भारत में कराने का प्रावधान किया गया। का आयोजन भारत में कराने का, आईसीएस की परीक्षा का आयोजन भारत में कराने का प्रावधान किया गया। आईसीएस की परीक्षा भारत में आयोजन कराने का प्रावधान किया गया। यानी इससे पहले आईसीएस की परीक्षा कहां होती थी? लंदन में होती थी। पहली बार 1919 के एक्ट में कहा गया कि आईसीएस की परीक्षा भारत में भी कराई जाएगी। ठीक है, और कब कराई गई? 1919 के एक्ट में तो ये कहा गया था। 1919 का एक्ट तो 1921 में लागू हुआ था, और 1922 में पहली बार आईसीएस की परीक्षा भारत में कराई गई। नोट लगा के लिख सकते हैं। आईसीएस की परीक्षा सर्वप्रथम भारत में 1922 में कराई गई। 1922 में कराई गई इलाहाबाद में। कहाँ कराई गई? इलाहाबाद में। आईसीएस की परीक्षा सर्वप्रथम भारत में कराई गई, और कहाँ कराई गई? इलाहाबाद में। इलाहाबाद। इससे पूर्व, इससे पहले, इससे पूर्व आईसीएस की परीक्षा लंदन में होती थी। यदि किसी भारतीय को देना है तो वो लंदन जाता था। इससे पूर्व आईसीएस की परीक्षा लंदन में होती थी। इससे पूर्व आईसीएस की परीक्षा कहाँ होती थी? लंदन में होती थी। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इन्होंने 1864 में पास की थी। कब की थी? 1864 में। तो आईसीएस की पास करने वाले, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और इन्होंने कब पास की थी? 1864 में। तो ये ध्यान रखना, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, आईसीएस की परीक्षा पहले लंदन में होती थी। कहाँ होती थी? लंदन में। ठीक है, पहली बार इसका आयोजन भारत में कराया गया। किस एक्ट के तहत कराया गया? 1919 के एक्ट के तहत कराया गया था। और कब कराया गया? 1922 में कराया गया। कहाँ कराया गया? तो इलाहाबाद में कराया गया। कहाँ बताओ? इलाहाबाद में कराया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आईसीएस की परीक्षा भारत में कराने की बात 1919 के एक्ट में की गई थी। कितने प्रोविजन हो गए? 6, 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, और क्या प्रावधान किया गया था? यानी 1919 के एक्ट में क्या क्या प्रोविजन हुए थे? क्या क्या प्रोविजन हुए थे? ठीक है, चलिए। सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई। सीमित मताधिकार की व्यवस्था, वोट देने की व्यवस्था। सीमित, व्यस्क मताधिकार नहीं है कि 18 साल से ऊपर वाले सभी भाग लेंगे, उसको तो व्यस्क मताधिकार बोलते हैं। सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई। सीमित मताधिकार की व्यवस्था की।
सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई। वोट वही दे सकता है, ठीक है। सीमित मताधिकार की व्यवस्था किस आधार पर की गई, ठीक है। तो तीन मुख्य आधार थे इसके। शिक्षा के आधार पर, जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास अच्छी खासी संपत्ति होगी, जो टैक्स देता है, वही वोट दे सकता है, ठीक है। तो शिक्षा, संपत्ति, कर के आधार पर जो टैक्स पे कर सकता है वही वोट देगा। जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, हायर एजुकेट है, हायर लिटरेट है, वो दे सकता है। जिसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वेल्थ है, ठीक है, वो वोट दे सकता है। ये कुछ क्राइटेरिया रखा कि वोट कौन दे सकता है, शिक्षा, संपत्ति और कर, इन तीन आधार पर वोटिंग की व्यवस्था की गई, सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई, ठीक है। इसमें यह भी लिख सकते हैं, महिलाओं के लिए भी मताधिकार की व्यवस्था की गई। किसके लिए? महिलाओं के लिए भी मताधिकार की व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए भी सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई। महिलाएं भी वोट में भाग ले सकती है, लेकिन सीमित मात्रा में। सीमित मताधिकार की व्यवस्था, सीमित मताधिकार की व्यवस्था, महिलाओं के लिए सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन आ सकता है, महिलाओं को भी सीमित मताधिकार की व्यवस्था किस एक्ट में की गई? 1919 के एक्ट में। किस एक्ट में? 1919 के एक्ट में, ठीक है। भारत में जो हायर कमिश्नर होता था, ठीक है, भारत में जो हायर कमिश्नर बैठता था, हाई कमिश्नर बैठता था, उच्चायुक्त बैठता था, उसका मुख्यालय लंदन किया गया। कहां किया गया? लंदन। भारत में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय, भारत के उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त का कार्यालय लंदन में बनाया गया। भारत का जो हाई कमिश्नर होगा ना, वो लंदन में बैठेगा, उसका जो ऑफिस है वो लंदन में बनाया गया, कार्य लंदन में बनाया गया। ये भी किस एक्ट के तहत? 1919 के एक्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय लंदन में बनाया गया, ठीक है, किस एक्ट के तहत? ठीक है, तो 1919 के एक्ट। किसके बताओ? 1919 के एक्ट थे। और क्या प्रोविजन हुए? वायसराय की एक देखिए, जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया 1858 के एक्ट के तहत, ठीक है। और वायसराय की एक कार्यकारी परिषद होती थी, गवर्नर की परिषद बोल दो या वायसराय की कार्यकारी परिषद। उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। पहले उसमें एक ही भारतीय होता था। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होती थी उसमें एक ही भारतीय होता था, ठीक है। उसकी संख्या बढ़ा के 3 कर दी। तो 1 से 3 किस एक्ट में की गई? तो 1919 के एक्ट में थे। इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या, भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। तो इस एक्ट के तहत वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होती थी उसमें भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ा के कितनी कर दी? 3 कर दी। पहले एक ही भारतीय होता था। तो बताओ, पहला भारतीय कौन था जो इस परिषद में नियुक्त हुआ? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रसाद सिन्हा। वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे, पहले भारतीय थे, पहले भारतीय थे, जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया।
शामिल किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। अब देखिए 1909 का एक्ट था जिसमें पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। तो 1909 के एक्ट में एक भारतीय था। 1919 के एक्ट में भारतीयों की संख्या एक से बढ़ा के कितने कर दी? 3 कर दी। तो क्वेश्चन आएगा 1919 के एक्ट के तहत वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई या घटाई? तो आप कहोगे बढ़ाई। एक से कितने कर दी? 3 कर दी। एक तो पहले थे कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो 1909 के एक्ट में शामिल हो गए थे वायसराय की कार्यकारी परिषद में, ठीक है। और ये पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था। एक से बढ़ा के कितने कर दी? 3 कर दी। कितने कर दी? 3 कर दी। तो बताओ 1919 के एक्ट के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई या घटाई? तो बढ़ाई। एक से बढ़ा के कितने कर दी? 3 कर दी। ये आपको ध्यान में रखना है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। इस एक्ट में ही, इस एक्ट के तहत ही विधान परिषद में, इस एक्ट के तहत ही विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्य शामिल करने की घोषणा की गई। इस एक्ट में, इस एक्ट में विधान परिषदों में 3 प्रकार के सदस्य, 3 प्रकार के सदस्य शामिल करने की घोषणा की गई। 3 प्रकार के सदस्य शामिल करने की घोषणा की गई। तीन प्रकार के सदस्य शामिल करने की घोषणा की। 3 प्रकार के सदस्य कौन कौन से? विधान परिषदों में 3 प्रकार के सदस्य शामिल करने की घोषणा की। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, और एक है मनोनीत। लेकिन मनोनीत भी 2 प्रकार के हैं। मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, और मनोनीत गैर सरकारी सदस्य। इनका वेटेज क्या रहेगा वो भी बता देते हैं। यदि एक विधान परिषद है तो उसमें 2 प्रकार के सदस्य होंगे। आज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निर्वाचित होंगे और एक मनोनीत होंगे। मनोनीत भी 2 प्रकार के हैं, एक तो सरकारी मनोनीत सरकारी सदस्य और एक मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, ठीक है। तो इनका परसेंटेज क्या रहेगा? इनका परसेंटेज 70% निर्वाचित सदस्य होंगे। टोटल सदस्यों का 70% है वो निर्वाचित होंगे, टोटल सदस्यों का। सरकारी सदस्य कितने होंगे? मनोनीत 10% रहेंगे, कितने? 10। और गैर सरकारी कितने रहेंगे? 20% रहेंगे। और इनको मनोनीत करेगा कौन? गवर्नर द्वारा। किसके द्वारा मनोनीत होंगे? गवर्नर द्वारा। मनोनीत करेगा कौन? गवर्नर। उस समय राष्ट्रपति तो होता नहीं था, राज्यपाल होता नहीं था, गवर्नर ही करेगा। किसके द्वारा मनोनीत होंगे? गवर्नर द्वारा। हो सकता है आपने 1919 के एक्ट में बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिली है, बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिली है, ठीक है। हो सकता है आपको 5-7 प्रोविजन याद थे, लेकिन अब सारे प्रोविजन है, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मनोनीत कौन करेगा? गवर्नर करेगा, और ये निर्वाचित होंगे। टोटल जितने भी मेंबर होंगे उसका 70% तो होगा निर्वाचित, 30% होगा मनोनीत। 30 में भी सरकारी मनोनीत 10, गैर सरकारी मनोनीत 20, ठीक है। तो विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्य शामिल करने की बात की गई किस एक्ट में? 1919 के एक्ट में। नेक्स्ट, और क्या प्रोविजन किया गया 1919 के एक्ट में? 1919 के एक्ट में और क्या प्रोविजन किया गया वो भी अपन देख लेते हैं। फिर यदि बात करें इस एक्ट में कितने अनुच्छेद थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में 1919 के एक्ट में आजकल बहुत पूछते हैं कितने अनुच्छेद थे, जैसे 1935 के एक्ट में पूछते हैं। तो इस एक्ट में 135 अनुच्छेद व 4 अनुसूचियां थी।
135 अनुच्छेद व 4 अनुसूचियां थी। ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। 4 अनुसूचियां कि 1919 के एक्ट में कितने अनुच्छेद थे? तो 1919 के एक्ट में 135 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? 4 अनुसूचियां थी। जैसे 1935 का एक्ट है, 1935, उसमें 321 अनुच्छेद थे। आर्टिकल कितने थे? 321। ठीक है, और अनुसूचियां कितनी थी? 10। कितनी थी? 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो बताओ, इसी प्रकार 1919 के एक्ट में 135 अनुच्छेद है, इसमें 321 है, इसमें 4 अनुसूचियां थी, इसमें 10 थी। तो ये ध्यान रखना, 1919 और 1935 वाले पूछे जाते हैं। तो इस एक्ट में, ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए, ये पूछा जाता है। इस एक्ट में 135 अनुच्छेद और 4 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां थी। ठीक है, और क्या प्रोविजन किया गया इस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत केंद्रीय व्यवस्थापिका के, केंद्र में जो व्यवस्थापिका है, केंद्रीय व्यवस्थापिका के, केंद्रीय व्यवस्थापिका के 1926 व 1945 के चुनाव कराए गए। 1926 व 1945 के चुनाव कराए गए। 1926 व 1945 के चुनाव कराए गए। कैसे, वो भी समझ लीजिएगा। देखिए, 1919 का जो एक्ट था ना, 1919 का एक्ट, उसमें केंद्र में व्यवस्थापिका की शुरुआत हुई और उसके चुनाव कब हुए? 1926 और 1945। केंद्र में व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं। मैंने अभी पहला ही पॉइंट लगाया था जब कल पढ़ाया था 1919 के एक्ट में, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, 2 सदन वाली व्यवस्थापिका, राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद। केंद्र में 2 सदन वाली व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका। ठीक है, तो केंद्रीय व्यवस्थापिका के जो चुनाव हुए थे, 1926 वाले चुनाव, 1945 वाले चुनाव, वो 1919 के एक्ट के तहत हुए। आपको होगा सर 1935 के एक्ट के तहत क्यों नहीं हुए फिर? क्योंकि 1935 का एक्ट भी तो आया था, 1935 का एक्ट आया था, 45 वाले तो इसके तहत ही होने चाहिए था। अब समझा देते हैं। अब देखिए, 1935 के एक्ट में यहां भी कहा प्रांतों में एक तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ध्यान रखना, प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका 1935 के एक्ट के तहत हुई, प्रांतों में हुई थी। ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका 1919 के एक्ट थे। तो हम केंद्र वाले की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रांतों वाले, जो प्रांतों में 2 सदन बने थे, प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वो 1935 के एक्ट है। हाँ, प्रांतों की व्यवस्थापिका के जो चुनाव हुए थे ना, प्रांतों की व्यवस्थापिका के चुनाव 1937 में हुए थे। कब हुए थे? 1937 में। 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे 1937 में, उसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस जीती थी। तो प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, मैंने कहा 2 सदन वाली व्यवस्थापिका, विधानसभा, विधान परिषद प्रांतों में होती, लोकसभा, राज्यसभा केंद्र में होती। केंद्र में 2 सदन वाली व्यवस्थापिका है ना, वो 1919 के एक्ट के तहत बनी थी, और प्रांतों में जो बनी थी ना, वो 1935 के एक्ट के तहत। तो हमने क्या कहा, केंद्रीय व्यवस्थापिका के चुनाव पूछे, तो 1935 के एक्ट में तो प्रांतों में व्यवस्थापिका थी, केंद्र में थी नहीं। ठीक है, तो प्रांतों में व्यवस्थापिका के जो चुनाव हुए थे ना, वो 1937 में हुए थे, वो 1935 के एक्ट के तहत हुए थे। 1935 के एक्ट में प्रांतों की बात की गई थी। ठीक है, 1919 के एक्ट में केंद्र में बात की गई थी। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका के चुनाव 1926 वाले और 1945 वाले 1919 के एक्ट के तहत हुए थे, क्योंकि 1935 के एक्ट में तो अखिल भारतीय संघ बनाने की बात तो की गई थी, लेकिन वो बना नहीं था, केवल प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बनी थी। और भारत में 11 प्रांत थे, उसमें चुनाव हुए थे 1937 में। ठीक है, तो प्रांतों में जो चुनाव हुए ना 1937 वाले, वो 1935 के एक्ट के तहत हुए थे। लेकिन हम तो केंद्र की बात करें, केंद्रीय व्यवस्थापिका के चुनाव 1926 में और 1945 में जो हुए थे ना, वो 1919 के एक्ट के तहत हुए। तो ये गलती मत कर देना कि सर 1945 से पहले तो 1935 के एक्ट आए। ये प्रांतों की बात करता है, प्रांतों में 2 सदन वाली व्यवस्थापिका की बात करता है। ठीक है, हम तो केंद्र वाले पूछ रहे हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका के चुनाव किस एक्ट के तहत हुए? तो 1919 के एक्ट के तहत। हाँ, प्रांतों में जो 1937 में चुनाव हुए थे, वो 1935 के एक्ट के तहत हुए, लेकिन केंद्रीय व्यवस्थापिका के जो चुनाव है 26 और 45, वो इसी एक्ट के तहत कराए गए थे, 1919 के एक्ट के तहत कराए गए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना। अब समझ आ गया क्यों कराया गया था? क्योंकि इसी में केंद्रीय व्यवस्थापिका की शुरुआत हुई, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई थी। एक और बात, भारत सचिव, आपको तो भारत सचिव का पद कब बनाया था? राज्य सचिव या भारत सचिव?
1858 के एक्ट के तहत भारत सचिव का पद बनाया गया था। ठीक है, भारत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको समाप्त करके भारत सचिव का पद बनाया था 1858 के एक्ट के तहत। और भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद भी बनाई गई थी। तो भारत सचिव व उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन, भारत सचिव की सहायता के लिए क्या होती थी, एक परिषद होती थी, 15 सदस्यीय परिषद बनाई थी 1858 के एक्ट में। तो भारत सचिव व उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन, भारत सचिव व उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन ब्रिटेन के राजकोष से देने का प्रावधान किया गया। ब्रिटेन के खजाने से, सरकारी खजाने से भारत सचिव उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन ब्रिटेन के राजकोष से दिया जाने लगा। ब्रिटेन के राजकोष से दिया जाने लगा। देखिए, पहले वेतन कहां से देते थे, जो भारत सचिव होता था उसकी 15 लोगों की जो भारत परिषद होती थी उसका वेतन कहां से, भारत के राजकोष से देते थे। लेकिन 1919 के एक्ट में पहली बार कहा गया कि इनका वेतन अब भारत से नहीं देंगे, ब्रिटेन के राजकोष से देंगे। ठीक है, तो भारत सचिव और उसकी जो 15 सदस्यों की भारत परिषद होती थी उसका वेतन ब्रिटेन से देने की बात की गई। पहले भारत के राजकोष से देते थे, अब ब्रिटेन के राजकोष से दिया जाएगा। यह भी प्रावधान 1919 के एक्ट के तहत किया गया। अब वेतन ब्रिटेन को देना था, वेतन किसको, ब्रिटेन को देना था। तो अब कुछ तो करेंगे, भारत परिषद का आकार कम कर दिया। भारत परिषद का क्या कर दिया, आकार कम कर दिया। 15 लोगों की होती थी, इसको घटा के 12 कर दी। कितने कर दी, 12। क्यों घटाए, क्योंकि अब पेमेंट किसको देना पड़ रहा था, ब्रिटेन को देना पड़ रहा था। जब भारत के फंड से पेमेंट देते थे, भारत के राजकोष से, तो 15 लोगों को देते थे। जैसे ही कहा 1919 के एक्ट में कि इनका वेतन भारत सचिव और उसकी परिषद का वेतन अब ब्रिटेन के राजकोष से दिया जाएगा, तो सदस्य कम कर दिए, 15 से घटा के 12 कर दिए। तो भारत परिषद का आकार कम कर दिया। तो 1919 के एक्ट में भारत परिषद का आकार क्या कर दिया, कम कर दिया। और 1935 के एक्ट में तो भारत परिषद को समाप्ति कर दिया था। ठीक है, क्योंकि अब पैसा ब्रिटेन के राजकोष से देने लगे, तो उन्होंने कहा इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो 1919 के एक्ट में तो भारत परिषद का आकार ही कम करा, भारत परिषद का 15 से घटा के 12 कर दिया। ठीक है, याद करो 1858 का एक्ट, उसके तहत भारत सचिव होता था और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 लोगों की भारत परिषद होती थी। उस 15 लोगों को घटा के 12 कर दिया 1919 के एक्ट में। और 1935 में तो इसको समाप्ति कर दिया, भारत परिषद को समाप्त कर दिया। ठीक है, क्योंकि वेतन ब्रिटेन के राजकोष से, और जब ब्रिटेन अपने पैसे देगी तो बताओ, उसने सदस्य ये पूरी समाप्ति कर दी। 1935 में तो भारत परिषद को समाप्त कर दिया और 1919 में इसका आकार कम कर दिया। यहां तक नहीं, जो भारत सचिव होता था ना, भारत सचिव, तो भारत सचिव का वेतन ब्रिटेन से देने लगे 1919 के एक्ट में, वेतन ब्रिटेन से। और 1935 में इसकी शक्तियां कम कर दी, भारत सचिव की शक्ति। ठीक है, शक्तियां क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, 1919 के एक्ट में इसकी शक्तियां कम कर दी, शक्तियां क्या कर दी, कम कर दी। और 1947 में भारत सचिव का पद समाप्त हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947, उसमें भारत सचिव और वाइस राय दोनों का पद समाप्त हो गए थे। तो यहां तो इतना समझ लो कि भारत सचिव और उसकी परिषद, इनके सदस्यों को जो वेतन है वो कहां से, ब्रिटेन से दिया जाने लगा। जब ब्रिटेन पे इसका भार पड़ा तो ब्रिटेन ने भारत परिषद का आकार क्या कर दिया, कम कर दिया। इस एक्ट के तहत, भारत परिषद का आकार, घटा दिया गया, कम कर दिया गया, आकार घटा दिया गया, भारत परिषद का आकार घटा दिया गया। इसमें सदस्यों की संख्या 15 से घटाकर, इसमें सदस्यों की संख्या 15 से घटाकर 12 कर दी। 15 से घटाकर 12 कर दी गई। सदस्यों की संख्या 15 से घटा के कितनी कर दी, 12 कर दी। यानी भारत परिषद का आकार क्या कर दिया, कम कर दिया। भारत परिषद का आकार क्या कर दिया, कम कर दिया। यही नहीं,
भारत सचिव की शक्तियां भी कम कर दी। भारत सचिव की शक्तियां, भारत सचिव की शक्तियां कम कर दी गई। मतलब इसकी शक्तियां किसको दे दी? वायसराय को दे दी। तथा भारत सचिव की शक्तियां, अर्थात भारत सचिव की शक्तियां, भारत सचिव की शक्तियां किसको दे दी गई? भारत सचिव की शक्तियां भारत सचिव की शक्तियां वायसराय को हस्तांतरित कर दी गई। वायसराय को हस्तांतरित कर दी गई। भारत सचिव की शक्तियां वायसराय को दे दी गई। किसको दे दी? वायसराय को दे दी। ये भी एक महत्वपूर्ण काम किया गया। इसके अलावा और क्या काम किए गए? आपने कभी नाम सुना होगा नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक, सीएजी केग जिसको बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पढ़ाया था मैंने अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। ठीक है, ये पद जो केग का पद है वो 1919 के एक्ट के तहत ही बना था। ठीक है, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक, इस एक्ट के तहत नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक जिसको बोलते हैं सीएजी केक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इस एक्ट के तहत नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक का पद सर्जित किया गया। गया कब? 1921 में। क्योंकि 1919 का एक्ट था, लागू कब हुआ था? 1921 में। तो सीएजी केक का पद सर्जित किया गया। तो किस एक्ट के तहत नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक का पद बनाया गया? तो 1919 के एक्ट के तहत 1921 में नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक का पद बनाया गया। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक का पद किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक का पद 1919 के एक्ट के तहत बनाया गया। 1919 के एक्ट के तहत बनाया गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और क्या क्या, इसमें और क्या महत्वपूर्ण चेंजेज हुए, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इस एक्ट में एक और काम हुआ, ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का नाम सुना होगा, नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, इसका गठन किया गया। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज या नरेंद्र मंडल का क्या किया गया? गठन किया गया। यह भी ध्यान रखना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज यानी नरेंद्र मंडल का गठन किया गया। क्लियर? नरेंद्र मंडल का गठन किया गया। इस एक्ट के तहत चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का नाम नरेंद्र मंडल किसने रखा था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, इसका नाम नरेंद्र मंडल किसने रखा था? अलवर के महाराजा थे जय सिंह, इन्होंने इसका नामकरण किया था, नरेंद्र मंडल नाम दिया था। तो इस एक्ट के तहत चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन 1921 में किया गया। तो नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ था? 1921 में किया गया। इसका नामकरण किसने किया था? नरेंद्र मंडल नाम किसने किया था? तो इसका नामकरण करने वाले थे अलवर के महाराजा जय सिंह, महाराजा जय सिंह, अलवर के महाराजा थे जय सिंह, उन्होंने इसका नामकरण किया था, नरेंद्र मंडल नाम रखा था, पहले नाम था चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? जो उस समय वायसराय थे, लॉर्ड, उस समय वायसराय थे, ठीक है, 1900 लॉर्ड रीडिंग,
लॉर्ड रीडिंग। और इसके पहले चांसलर कौन बने थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, पहले चांसलर। नरेंद्र मंडल के पहले चांसलर। महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, ये इसके पहले चांसलर बने थे, इसके पहले चांसलर बने थे। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो गठन हुआ था 1921 में, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। किस एक्ट के तहत हुआ था? 1919 के एक्ट के तहत हुआ था। ठीक है। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम नरेंद्र मंडल किसने रखा? अलवर के महाराज जय सिंह ने। इसके पहले अध्यक्ष जो उस समय वायसराय थे, उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। ये इस समय वायसराय थे, तात्कालिक वायसराय थे, उनको अध्यक्ष बनाया था। और इसके पहले चांसलर कौन बने? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वही 1919 के एक्ट के तहत बना था, 1919 के एक्ट के तहत बना था। और क्या प्रोविजन किया गया 1919 के एक्ट के तहत? लास्ट और अंतिम प्रोविजन, लास्ट और अंतिम प्रोविजन जो 1919 के एक्ट के द्वारा किया गया था। इसका आगे हर 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। हर 10 वर्ष के बाद इसकी क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी। हर 10 साल के बाद इसकी क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी। 10 साल बाद इसकी क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी। हर 10 साल बाद इसकी क्या होगी? समीक्षा होगी। तो इसके लिए एक आयोग बनाएंगे। देखिए 10 वर्ष बाद इस एक्ट की, 1919 के एक्ट की थी, इस एक्ट की 10 वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी। समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन किया जाएगा। एक आयोग का गठन किया जाएगा। एक आयोग का गठन किया जाएगा। यानी इस जो 1919 का एक्ट था वो कहां तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सका, ठीक है, उसकी जांच, उसकी समीक्षा के लिए 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। और वो आयोग था साइमन आयोग, 10 साल से पहले गठित हो गया था। लेकिन इसमें यह बात कही थी, साइमन आयोग आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। लेकिन जो साइमन आयोग बना था ना, वो इसीलिए बना था 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु। तो इस एक्ट में कहा गया था कि इस एक्ट की 10 वर्ष बाद समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन किया जाए। 10 साल के बाद इस एक्ट की समीक्षा के लिए क्या बनाएंगे? एक आयोग बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? आयोग। और वो ये डिसाइड करेगा कि इसमें जो लक्ष्य रखे गए थे वो कितने पूरे हुए या नहीं हुए। इसमें जो लक्ष्य रखे गए थे वो कितने पूरे हुए और कितने नहीं हुए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। तो 10 वर्ष की समीक्षा कर ली, हर 10 साल बाद इसकी क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी। और समीक्षा के लिए एक आयोग भी बना। समीक्षा के लिए आयोग, उस आयोग का नाम था साइमन आयोग। क्या नाम था? साइमन आयोग था। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें थी। 20 पॉइंट है, कितने बताओ? 20 पॉइंट है 1919 के एक्ट में। 20 पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि 1919 के एक्ट में क्या क्या प्रोविजन हुए, क्या क्या प्रोविजन हुए। ये एक प्रोग्रेसिव एक्ट था। प्रोग्रेसिव एक्ट क्यों कहा जाता है? 1919 का एक्ट प्रोग्रेसिव एक्ट क्यों था? इसलिए था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, ठीक है, महिलाओं को वोट देने की बात की गई, ठीक है। साथ साथ ही सीमित मताधिकार की शुरुआत हो गई। प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हो गया, प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आपको तक केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बन गई, संसद का फॉर्मेट आपको तैयार हो गया, ठीक है। साथ साथ विषयों का बंटवारा हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे कारण थे, इनसे ये लगता है कि एक प्रोग्रेसिव एक्ट था, ठीक है। हाँ, इसमें भारत में संवैधानिक सुधार किए गए थे। इस एक्ट के बारे में 2-3 स्टेटमेंट है, वो आप देख लो, किसने क्या क्या कहा था इस एक्ट के बारे में, किसने क्या क्या कहा था, ठीक है। इस एक्ट को 1919 के एक्ट को 1919 के एक्ट को बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने बिना सूरज का सवारा कहा है। बिना सूरज के सवेरा कहा, यानी सूरज उगा ही नहीं फिर भी सवेरा हो गया। बिना सूरज के सवेरा, यानी सूरज के बिना ही सवेरा हो गया, सूरज के बिना ही क्या हो गया? सवेरा हो गया, ठीक है। बिना सूरज का सवेरा कहा, ठीक है। तो 1919 के एक्ट को
बिना सूरज का सवेरा किसने कहा? बिना सूरज का सवेरा, इन सूरज के बिना ही आपको तो सवेरा हो गया। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 1919 के एक्ट के बारे में, 1919 के एक्ट के बारे में। इस एक्ट को सुभाष चंद्र बोस ने, 1919 के एक्ट को सुभाष चंद्र बोस ने बेड़ियों का नया जाल कहा है, बेड़ियों का नया जाल, यानी उलझा के रख दिया इन्होंने, नया जाल का, बेड़ियों का नया जाल का, इन्होंने हमें उलझा के रख दिया है, नई नई बेड़ियां बना दी, बेड़ियों का नया जाल। तो बेड़ियों का नया जाल किसने कहा? तो बेड़ियों का नया जाल सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, बिना सूरज का सवारा बाल गंगाधर तिलक ने कहा। अब तक जितने भी एक्ट आए थे ना, उनमें ये सबसे बड़ा एक्ट था। अब तक जितने भी एक्ट आए थे, ठीक है, उनमें ये सबसे बड़ा एक्ट था। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1813 का चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का बार शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट और 1919। अब तक जितने भी आए थे, ठीक है, संवैधानिक सुधारों में, उनमें सबसे बड़ा एक्ट था। अब तक पारित एक्टों में यह सबसे बड़ा एक्ट था। अब तक पारित जितने भी एक्ट पारित हुए थे, अब तक पारित एक्टों में यह सबसे बड़ा एक्ट था। अब तक पारित एक्ट में यह सबसे बड़ा एक्ट था। तो अब तक जितने भी एक्ट पारित हुए, उनमें यह सबसे बड़ा एक्ट था। कौन सा? 1919 का अधिनियम, यह सबसे बड़ा एक्ट था। और 1947 तक शासन इसी एक्ट तक चलता रहा। 1947 तक शासन इसी एक्ट से चलता रहा। इसी एक्ट से चलता रहा। आपको अगर सर 1935 का एक्ट भी तो आया था, क्या उसे शासन नहीं चला था? ध्यान रखना, 1935 में अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी, लेकिन वो लागू ही नहीं हुई। अखिल भारतीय संघ बना ही नहीं, तो केंद्र में जितना भी शासन है ना, वो इसी से चलता रहा। ठीक है, तो ये था 1919 का एक्ट, 1919 एक्ट। ये अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। 1919 का एक्ट क्या हो गया? कंप्लीट। 1919 का एक्ट अपना पूरा हो गया। यानी 20 इसके पॉइंट है, 20 पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लो, 1919 का एक्ट उसमें कंप्लीट हो जाता है। उससे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं है। तो ये 20 पॉइंट आपको देखे जाने हैं जो 1919 के एक्ट के बारे में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं 1935 के एक्ट में। ठीक है, अगला पढ़ते हैं 1935 का एक्ट। ठीक है, बार बार रिवीजन करें, बहुत छोटा सा एक्ट है, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा आपको देखे जाता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।